नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ, शीत युद्ध का दौर। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन के साथ है वो करवाने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि शीत युद्ध है वो क्या होता है, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था और है शीत युद्ध का जो कारण था वो क्या था। तो दोस्तों शीत युद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि ऐसा लगे कि युद्ध है वो होकर रहेगा, परंतु वास्तव में है कोई युद्ध है वो नहीं होगा। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष है वो जारी रहता है, लेकिन युद्ध है वो नहीं होता है। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच है वो हुआ था। शीत युद्ध का जो शीत युद्ध है वो है 1945 से 1991 तक है वो शीत युद्ध है वो हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं, शीत युद्ध की विचारधारा की लड़ाई से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध की विचारधारा की जो लड़ाई थी उसके बारे में हम यह समझते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच है वो विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन का सूत्रपात है वो बंद करने का सबसे अच्छा है वो सिद्धांत था। और इसमें दोस्तों अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवाद व्यवस्था है वो दुनिया में है बेहतर है, और सोवियत संघ है यह मानता था कि समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो बेहतर है। और पूंजीवाद है वो ये मानता था कि सरकार का हस्तक्षेप है वो कम होता है और व्यापार है वो अधिक होता है, तो निजी व्यवस्था चलती रहती है। आगे साम्यवाद है वो सारी व्यवस्थाएं सरकार के हाथ में और निजी व्यवस्था का है वो विरोध होता था वहाँ पर। आगे शीत युद्ध का जो कारण रहा था वो क्या कारण रहा था। शीत युद्ध का जो कारण रहा था जिसमें दो महाशक्तिशाली दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दूसरे के सामने है वो खड़ी हो गई थी, उसके बीच वो हथियारों की है वो होड़ हो गई थी। दोस्तों अमेरिका चाहता था कि मैं सबसे खतरनाक हथियार है मैं बनाऊं, और दूसरा देश है वो चाहता था कि मैं इससे भी खतरनाक मैं हथियार बनाऊं, तो इसमें होड़ हो गई थी इसमें बनाने में। तो यही घटना है वो शीत युद्ध का है वो कारण बनी थी। आगे क्वेश्चन अगर पूछा भी जा सकता है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 तक है वो चला था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे अमेरिका ने जापान पर है परमाणु बम क्यों गिराए थे, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो अमेरिका ने जो जापान पर जो है अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पर है वो परमाणु बम है वो गिराया था। जो परमाणु बम गिराए थे उसका जो नाम था वो था लिटिल बॉय था और फेटमैन था। दो जो नाम थे आपके अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे उसके नाम भी आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है। और बमों की जो क्षमता थी, इस बमों की जो क्षमता थी 15 से वो 21 किलो टन थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अमेरिका है वो अमेरिका की जो आलोचना है वो जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, तो है वो बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा था कि हम चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए और आगे का नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये जो अमेरिका है इसलिए जो बम गिराए थे कि अमेरिका ये चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और आगे है वो कोई नुकसान न हो, इस कारण है वो है जो है बम है वो गिराए गए थे। हमले के पीछे जो उद्देश्य था वो अमेरिका सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि अमेरिका है वो महाशक्तिशाली है। तो दोस्तों ये है आपका जो अमेरिका जो बम गिराए थे, इस प्रकार से है वो अमेरिका वो चाहता था कि जो है सोवियत संघ को दिखाना यह चाहता था कि हम है वो सबसे शक्तिशाली हैं। आगे क्यूबा मिसाइल आ जाती है दोस्तों। क्यूबा मिसाइल एक संकट है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है, ध्यान में रखना आपको। क्यूबा एक छोटा सा जो द्वीपीय देश है कि अमेरिका की तट से लगा हुआ है। दोस्तों ये क्यूबा जो है एक छोटा सा है वो देश है जो है अमेरिका के तट से है वो लगा हुआ है, और है वो फिदेल कास्त्रो यहाँ के जो नेता थे, फिदेल कास्त्रो यहाँ के जो नेता भी थे, यह अमेरिका के पास था लेकिन यह सोवियत संघ के साथ है वो जुड़ा हुआ था। दोस्तों ये सोवियत संघ के क्यूबा मिसाइल है, जो क्यूबा एक छोटा सा देश था वो अमेरिका के पास लगा हुआ था, वो है दोस्तों ये सोवियत संघ के भी साथ जुड़ा हुआ था। वो सोवियत संघ है वो क्यूबा को सलाह और हथियार और पैसे भी देता था। और सोवियत संघ के जो नेता थे
निकिता खुशेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में है वो बदल दे, और 1962 में ऐसा कर दिया गया था कि अब सोवियत संघ है वो अमेरिका के ऊपर पास से आकर है वो हमला है वो कर सकता था, और अमेरिका को है वो ज़्यादा नुकसान है वो पहुंचा सकता था। अमेरिका को इस बात का यह भी पता था कि जो है वो है आपका क्यूबा है वो क्यूबा जो अमेरिका के पास में था, तो यह जो है अमेरिका के पास में था तो इसमें जो हमला भी है वो कर सकता था। और है सोवियत जो है अमेरिका को पता चल गया था कि अमेरिका को इस बात का पता चल गया कि 3 हफ्ते के बाद पता लगी कि जॉन एफ है वो केनेडी ऐसा कुछ करने से है वो डर रहे थे कि कई दिनों से बीच में युद्ध है वो शुरू ना हो जाए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्यूबा मिसाइल को संकट का शीत युद्ध का वो चरम बिंदु कहा जाता है। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है क्यूबा मिसाइल संकट को है वो कहा जाता है, तो ध्यान में रखना आपको। आगे क्वेश्चन बनता है 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, छोटे देशों का महाशक्तिशाली से जुड़ने का क्या लाभ था? तो यह सुरक्षा का फायदा और हथियार मिलना और आर्थिक मदद। यह है जो छोटे देशों का महाशक्तियों से है जुड़ने का ये कारण था। वहाँ पर आपका सुरक्षा का फायदा हो जाता था और हथियार मिलना हो जाता था, आर्थिक मदद मिलती थी। आगे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, महाशक्तियाँ क्यों छोटे देशों को अपने में शामिल है वो करती थी? तो जिसमें ज़रूरतों की चीज़ें जैसे खनिज तेल के लिए है वो महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों को शामिल करना चाहती थी। आगे सैनिक ठिकाने वो जासूसी कर सके, आर्थिक मदद कर सके और छोटे छोटे देशों के सेना को वह पैसा दे सके। तो ये आपको ध्यान में रखना, छोटे देश को शामिल करने के लिए ये जो महत्वपूर्ण है ये भूमिका थी यहाँ पर। आगे आ जाता है क्वेश्चन 8 नंबर, शीत युद्ध के दायरे हैं। जो शीत युद्ध के जो दायरे थे वो थे विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच वो संकट के अवसर आए थे और युद्ध हुए और संभावना रही कि मगर कोई बड़ा युद्ध है वो नहीं हुआ। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान है जब हानि हुई। आगे क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर, दो ध्रुवीय आक्रमण इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसमें कहा जा सकता है दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद वो अमेरिका तथा सोवियत संघ को 2 गुटों में बांट दिया गया था। विश्व को 2 ध्रुवीय में बंट गया था। यह 2 ध्रुवीय विश्व है। बंटवारा सबसे पहले यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था और पूर्वी है यूरोप है सोवियत संघ, दूसरी दुनिया और पश्चिमी यूरोप है वो अमेरिका की पहली दुनिया थी। तो ये ध्यान में रखना है, जो पहली दुनिया है जो नई दुनिया भी कहते हैं अमेरिका को, ये ध्यान में रखना है। और है आपकी सोवियत जो पश्चिमी यूरोप है ये दूसरी दुनिया थी, तो ये आपको ध्यान में। आगे क्वेश्चन आ जाता है अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखना है आपको। नाटो के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नाटो अमेरिका का जो संगठन था एक नाटो नामक, वो इसका आपको ध्यान में रखना है। यह संगठन था अमेरिका का। तो यह उत्तरी अटलांटिका शांति संगठन की जो स्थापना हुई थी, इसमें जो संगठन की जो स्थापना हुई थी नाटो संगठन की जो स्थापना अप्रैल 1949 में थी। इसमें जो देश शामिल थे वो 12 देश है, वो 12 सदस्य वो शामिल थे इसमें। और उद्देश्य है वो सभी 12 देश मिलकर रहेंगे अगर किसी एक पर हमला होगा। दोस्तों ऐसा था, अमेरिका जो आपके 12 सदस्य जो थे, ऐसे 2 देश है वो मिलकर रहेंगे। इसमें आपका अमेरिका के संगठनों एक में नाटो था जिसमें 12 सदस्य थे। तो इसमें कहा गया कि सभी 12 जो सदस्य हैं वो मिलकर रहेंगे, 12 देश वो मिलकर रहेंगे। अगर किसी पर हमला होगा तो हम है उसको अपने ऊपर है हमला मानेंगे। अगर कोई एक पर हमला होता है, जैसे कोई भी जो देश है उस पर हमला होता है, तो 12 जो देश हैं वो सभी मिलकर हैं उस पर वापिस है वो हमला करेंगे। तो इस प्रकार से है वो 12 जो सदस्य थे इसमें हम, तो ये आपको ध्यान में रखना है अमेरिका के संगठन नाटो के बारे में। आगे क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर, सोवियत संघ का संगठन वार्सा संधि। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वार्सा संधि के बारे में आपको लिखना है। तो यह संगठन सोवियत संघ ने 1955 में बनाया था। इसका जो उद्देश्य था वो नाटो का मुकाबला करना इसका उद्देश्य था। वार्सा संधि है वो 1955 में है, वो एक सोवियत संघ द्वारा है वो बनाई गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था वो नाटो का मुकाबला करना इसका उद्देश्य था। आगे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लगा लेना है अच्छी तरीके से। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। ये गुट निरपेक्षता है, वो गुट निरपेक्षता आपकी हो जाती है दुनिया शीत युद्ध के दायरे में 2 गुटों में है वो बंट गई थी। शीत युद्ध हुआ था उस टाइम पर है वो 2 गुटों में है गुट निरपेक्षता है वो बंट गई थी और बन चुकी। ऐसे 2 ध्रुवीयता को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता NAM सामने है वो आया था। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है
गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है दोनों ही गुटों में शामिल न होना, दोनों गुटों में शामिल न होना, ये गुट निरपेक्षता अर्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंपल तरीके से समझाया गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। 13 नंबर क्वेश्चन आया था, गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम लिखने थे। दोस्तों गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन था सब अलग अलग हो गए थे, उस टाइम पर जो नेता थे जो संस्थापक है इस आंदोलनों के, जिसमें जो है युगोस्लाविया के जो संस्थापक थे नेता थे वो थे जोसेफ बाज टिटो, और भारत के जिस टाइम पर जो नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, और गाना के थे वामे एनकुमा, और इंडोनेशिया के सुकर्णो हैं वो आपके जो गुट निरपेक्षता आंदोलन के जो है प्रमुख है वो नेता थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, 1961 में ये हुआ था। यह हुआ था बेलग्रेड। 25 देश थे जिसमें आपका है ये 2006 क्यूबा हवाना 116 देश है तक है, 15 पर्यवेक्षक है या इस प्रथम गुट निरपेक्ष देश में है 116 देश है वो शामिल हुए थे। तो ये दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में यह हुआ था 1961 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे गुट निरपेक्षता, आगे क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर, गुट निरपेक्ष ना तो पृथकवाद है या ना ही जो तथास्त्य समझाइए। तो आपको इस प्रकार से समझाना है, ये थोड़ा बहुत गलत हो गया है इसमें। तो गुट निरपेक्षता ना तो पृथकवाद है या ना तथा जो तथा है इसके बारे में, पृथक गुट निरपेक्षता के बारे में आपके पृथकवाद है इसके बारे में आपको समझाना है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो पृथकवाद का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काट के रखना, और अर्थात बस अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी दूसरे से अलग रहना। और ऐसा अमेरिका ने वो किया था 1789 से 1914 तक पृथकवाद को अपना के रखा था। भारत ने ऐसा नहीं था तथा गुट निरपेक्षता को अपनाया, लेकिन पृथकवाद की नीति है वो नहीं अपनाई। दोस्तों पृथकवाद की जो नीति है वो भारत ने नहीं अपनाई थी, और भारत का आवश्यकता पड़ने पर है वो मदद लेता था और दूसरों की भी मदद है वो करता था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो पृथकवाद था इसमें यह था कि जो अमेरिका ने जो पृथकवाद है वो अपना के रखा था, भारत में ऐसा नहीं था। भारत ने वो जो है गुट निरपेक्षता का जो पृथकवाद है वो पृथकवाद है वो अपनी नीति है वो नहीं अपनाई थी, क्योंकि भारत ये चाहता था कि हम दूसरों की जो दूसरे देश थे उसकी भी मदद करें, और वो है हमारी जो आवश्यकता पड़ने पर हमारी भी मदद करे। तो इस प्रकार से वो भारत चाहता था। आगे तथा सत्य का जो गुट निरपेक्षता का अर्थ है तथा सत्य का धर्म निभाना नहीं, तथा जो है तथा सत्य को अपनाने का जो मतलब है वो मुख्य युद्धों में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने की मदद कर दे, और यह देश के युद्ध को सही गलत होने पर है कोई पक्ष भी नहीं रखते थे। और गुट निरपेक्ष है वो देशों के तथा सत्य कि वे बिल्कुल भी नहीं है वो अपनाया, और क्योंकि भारत तथा अन्य देशों में हमेशा दोनों महाशक्तिशालियों के बीच शत्रुता को कम करने का वो प्रयास है वो किया है। आगे क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर, गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या है वो लाभ हुआ था। तो भारत को जो लाभ हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र के रूप में ले पाया ऐसे फैसले जिसमें भारत को लाभ होना, ना कि किसी की महाशक्ति को। दोस्तों ये भारत को है जो लाभ होना ना है ये किसी है महाशक्ति को, और गुट निरपेक्षता ने से भारत वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहा है कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी तरफ है वो जा सकता था। ऐसे में कोई भी भारत को अपना लेकर ना ही बेफिक्र रह सकता था और ना ही वो दबाव बना सकता था। आगे क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई है, आपको समझानी है। तो भारत की जो गुट निरपेक्षता नीति थी, आलोचकों ने कहा है कि गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। भारत की इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से है वो बचता है, भारत के व्यवहार में स्थिर रंग नहीं है, और भारत में 1971 में युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी कुछ नहीं, तो यह मान लिया गया कि हम सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गए हैं, जबकि हमने सिर्फ वो मदद ली थी। वो सोवियत संघ हमारा वो सच्चा दोस्त था, उसने जो हमेशा है हमारी वो मदद की थी। तो दोस्तों भारत की जो मदद है वो सोवियत संघ है वो सच्चा दोस्त भी था, और उसने हर काम में वो मदद भी जो भारत की है वो मदद भी की थी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आता है,
अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? तो नव अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश की अल्प विकसित देशों को दर्जा मिला था। यह देश है वो गरीब देश थे। इसके सामने मुख्य चुनौती अपनी है वो जनता को गरीबी से निकालना था। इनके लिए आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के कोई देश है वो सही मायने में आजाद नहीं रह सकता। ऐसे में देश उपनिवेश गुलाम भी हो सकते थे। इसी समझ से वो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का वो जन्म हुआ है और 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित है वो जो है यूनाइटेड में एक रिपोर्ट है वो आई थी, और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से वो सुधार का प्रस्ताव है वो किया गया था। इस रिपोर्ट में वो कहा गया था कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार होगा। यह देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। आगे दोस्तों ये आगे रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों की पहुंच वो पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक है वो बेच सकेंगे। आगे कहा गया था कि पश्चिमी देश में मंगाई या जारी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की लागत है वो कम होगी। अल्प विकसित देशों की भूमिका वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में उनकी वो भूमिका वो बढ़ाई जाएगी। तो ये सुधार का प्रस्ताव है वो किया गया था। तो इस रिपोर्ट में यह जो बातें हैं वो कही गई थी। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आता है गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदला है। कैसे बदला है? तो यह बदला जब यह आंदोलन आया था तब उनका काम अपने आप को महाशक्तियों से खेमे में बचाना था, लेकिन बाद में इन प्रकृतियां वो बदली। अब आर्थिक विकास का मुद्दा है ज्यादा प्रबल है हो गया था। आगे क्वेश्चन आ जाता है शेटो और सेंटो के बारे में बताना है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों सेंटो था यह दक्षिण पूर्व एशिया संधि का एक संगठन था, और सेंटो ये केंद्रीय संधि का संगठन था। तो दोस्तों अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई तथा पश्चिमी एशियाई में एक गठबंधन का तरीका अपनाया था। इन्हीं गठबंधनों का जो नाम दिया गया था वो सेठो और सेंटो ये नाम है आपको दिया गया था। तो इस सेंटो का जो नाम हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, और ये सेंटो था जो हो जाएगा केंद्रीय संधि वो संगठन। इसके बाद वो सोवियत संघ ने वो जारी उत्तरी कोरिया, वियतनाम और इराक के संबंध में वो मजबूत है वो किया था। तो दोस्तों इसके जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैंने करवा दिए। इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए, अच्छी तरीके से आपको चाहिए तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कौन सी बुक के हैं नोट्स चाहिए, अच्छी तरीके से है वो आपको सॉल्यूशन है, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो चाहिए, तो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध है वो करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।